नमस्कार आप सबको। और आज से आप लोगों का इंग्लिश मीडियम का जो क्लास डिस्कशन है वो हम शुरू कर रहे हैं और ये टाइमिंग सुबह 10 बजे का है। तो इस टाइम में जितने भी सारे लोग हैं इंग्लिश मीडियम वाले वो लोग आ जाएंगे और हिंदी मीडियम का जो चल रहा है वो शाम का 8 बजे का चल रहा है, सुबह 10 बजे और शाम के 8 बजे। जो लोग बाइलिंगुअल हैं और दोनों लैंग्वेज को समझते हैं वो लोग भी दोनों को ही ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मिनट, दोनों को ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आज का क्वेश्चंस है और इस जितने भी लोग हैं जो 18 जून को पेपर देने जा रहे हैं उन लोगों से निवेदन है कि अभी जितने भी सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा वो सारे क्वेश्चंस नेट के हैं, ओरिजिनल क्वेश्चंस जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं। शाम वाले में हम मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो नेट के भी हैं, नहीं भी हैं, टीजीटी पीजीटी के भी हैं, जीआईसी के भी हैं, उसमें कंबाइंड है, ताकि आप लोगों को कंबाइंड पीवाईक्यू सॉल्व करने का आदत पड़े तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं हो। वैसे भी कहा जाता है ज्योग्राफी में अगर आप नेट जेआरएफ करना चाह रहे हैं तो पढ़ाना ही है आगे आपको, चाहे पीजीटी लेवल पे पढ़ाएं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन के पढ़ाएं या फिर आप स्कूल में पढ़ाएं। आपका नॉलेज लेवल जितना अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स उतने चाहेंगे आपको आइडियल टीचर्स के रूप में। तो आगे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो इसमें क्लाइमेट का नेट 21 और 22 का जो पीवाईक्यू है उसको सबसे पहले देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है जो क्लाइमेट से है और क्लासिफिकेशन से है। क्लासिफिकेशन किसका, तो आप जानते हैं क्लासिफिकेशन जो नॉर्मली पूछा जाता है वो कॉपेंस का क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, याद रखिएगा। कॉपेंस का क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, कोपेंस क्लासिफिकेशन। अब इस कोपेंस क्लासिफिकेशंस में याद रखिएगा कि क्या क्या है। अब इसमें देखिए, विच टू ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेटिकल सिंबल्स रिप्रेजेंट द वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू कोपेंस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। देखिए कोपेंस का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है उसमें कह रहा है कि वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स इनमें से किसके द्वारा इंडिकेट किया गया है। वेट का मतलब होता है कि जहां वर्षा हो रहा है और ट्रॉपिक्स का मतलब होता है कि जहां गर्मी रहती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल रीजन। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि गर्मी वाला क्षेत्र और जहां वेट टेम्परेचर रहता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको इस चीज़ में आगे बढ़ाते हैं और आपको थोड़ा क्लासिफिकेशंस के बारे में जानकारी देते हैं। देखिए थोड़ा क्लासिफिकेशंस के बारे में जानकारी देते हैं। ये समझिएगा कि अल्फाबेट का जो ए होता है, अल्फाबेट का जो ए होता है ये याद रखिएगा, ये किस चीज़ के लिए होता है, इसको हम कहते हैं मेगा थर्मल। यह मेगा थर्मल का मतलब है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र, इक्वाटोरियल रीजन को हम मेगा थर्मल रीजन कहते हैं। बी जो कैपिटल लेटर होता है ये जीरोफाइटिक्स होता है। जीरोफाइटिक का मतलब समझते हैं ना, जो रेगिस्तानी क्षेत्र होता है उसके लिए उन्होंने बी वर्ड का यूज किया था। सी वर्ड जो होता है ये मेसोथर्मल रीजन को कहते हैं। ये सब कैपिटल लेटर है, मेसोथर्मल रीजन है, याद रखिएगा। और डी का मतलब होता है माइक्रोथर्मल का मतलब बेसिकली समझिए जो टेम्परेट रीजन है उस रीजन को हम कहते हैं। और ई का मतलब पोलर रीजन जो होता है उसको कहते हैं, याद रखिएगा। आर्कटिक हो गया, अंटार्कटिक क्षेत्र हो गया। इसमें जो मेसोथर्मल रीजन है ये हॉट वेट क्लाइमेट के लिए ही होता है, हॉट और वेट होता है क्लाइमेट के लिए। लेकिन यहाँ पे 2-3 महीने याद रखिएगा विंटर होता है। क्या होता है, 2-3 महीने विंटर होता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, जैसे मैं आपको कहूँ कि एफ का मतलब क्या होता है, स्मॉल एफ का मतलब होता है नो ड्राई सीजन, यानी किसी भी महीने में हम ड्राई सीजन इसमें नहीं देखते हैं। इसका मतलब हुआ बारिश होगी ही होगी। छोटा जो एम होता है उसका मतलब होता है मॉनसून क्लाइमेट, याद रखिएगा क्या होता है, मॉनसून क्लाइमेट, समझ गया ना। और जो डब्लू छोटा वाला डब्लू है इसका मतलब होता है विंटर जो होगा वो ड्राई होगा, यानी जाड़े में वर्षा नहीं होगी। और एस का मतलब होता है समर ड्राई, समर ड्राई का मतलब होता है गर्मी में वर्षा नहीं होगी, समझ रहे हैं ना, समर ड्राई। अब इस आधार पे आपको निकालना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा आप मुझे बता दीजिए, क्या मतलब निकलेगा। तो अगर मैं कहूँ वेट,
वेट का मतलब इसको काट दीजिए, बी से शुरू हो रहा है तो ये तो होगा नहीं। हाँ, दूसरा कौन सा होगा, सकने वाला कौन सा होगा, बी भी नहीं होगा, ये वाला जो पार्ट है ये भी नहीं होगा, समझ गया। ए एफ ई हो सकता है, ए एफ ई हो सकता है, समझ गया ना, ए एफ ई हो सकता है, नहीं दूसरा तो होगा ही होगा, याद रखिएगा। और उसके बाद जो मानसूनल क्लाइमेट्स है इसमें ए है, याद रखिएगा। तो मानसून में तो जानते ही हैं बारिश होती है तो ए एम भी होगा। तो दूसरा और चौथा याद रखिएगा ये होगा ही होगा। डी एफ ई, डी एफ ई जो क्लाइमेट्स है ये नहीं होगा, एफ और डी। डी का मतलब क्या हो गया, डी का मतलब क्या हो गया आपका, कौन सा रीजन हो गया डी, अगर आप देख रहे हैं तो कौन सा रीजन हो गया डी, अगर आप देख रहे हैं तो ये कौन सा रीजन हो गया, तो माइक्रोथर्मल वाला रीजन है। तो इसका मतलब आप अगर इसको एलिमिनेट कर दें तो कौन सा निकलेगा, 2 और 4 निकलेगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, 2, याद रखिएगा 2 होगा इसका ऑप्शन, समझ गए। हाँ, अब आइए नेक्स्ट हम आते हैं किसमें, नेक्स्ट में आइए। नेक्स्ट में तो देखिए कोपन्स का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस आपको थोड़ा सा याद करना होगा, थोड़ा सा आपको याद करना होगा। In which one of the following fonts warm air is completely displaced from the ground surface। देखिए इसमें एक तरह का ना साइक्लोन बनता है। ये साइक्लोन कौन सा साइक्लोन है, एक चैप्टर है, ये चैप्टर कौन सा साइक्लोन से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये चैप्टर है टेम्परेट साइक्लोन से संबंधित है, जिसको हम शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं, टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन में 2 तरह का फ्रंट बनता है। आप जानते हैं कि फ्रंट का डेवलपमेंट टेम्परेट साइक्लोन में भी होता है, में ही होता है, और इसका मतलब होता है 2 नेचर का एयर, अगर 2 डिफरेंट नेचर का एयर जहां भी मिल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रंट कहते हैं। तो ये वाला जो पार्ट हुआ ना इसको हम क्या कहते हैं, फ्रंट, याद रखिएगा। अब अगर मैं कहूं कि ये फ्रंट बन गया जिसमें 2 तरह का फ्रंट बनता है, वार्म फ्रंट पहला, और याद रखिएगा दूसरा कौन सा फ्रंट जिसको हम कोल्ड फ्रंट कहते हैं। सीधा सा मतलब क्या है दोनों का, वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट दोनों का मतलब क्या है, अगर ठंडी हवा मूव कर रही है आगे की तरफ तो कोल्ड फ्रंट हो जाएगा, अगर गर्म हवा में मूवमेंट है तो वार्म फ्रंट हो जाएगा। सूर्य अगर सन का रेडिएशन साउथ हेमिस्फीयर में चला जाए तो कोल्ड फ्रंट डेवलप्ड हो जाता है, और सन का रेडिएशन अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में चला जाए, आप समझ रहे हैं, जो कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट है इसका मूवमेंट टोटल डिपेंड करता है सन का रेडिएशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वेस्टर्लीज अगर पोलर एरिया में घुस जाए इसका मतलब कोल्ड फ्रंट हो गया, लेकिन अगर पोलर विंड आपके वेस्टर्लीज में घुस जाए, अगर मैं आपसे कहूं कि पोलर विंड्स अगर ठंडी हवा कंपैरेटिवली, जो ठंडी हवा है जो कोल्ड है कंपैरेटिवली, अगर वो एयर जिस एरिया में घुस रही है दैट इज द कोल्ड। इस चीज को ऐसे समझिए, जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि ये जो कोल्ड एयर है इसमें मूवमेंट है आगे की तरफ, और ये कंप्लीटली अगर इस वार्म एयर को ऊपर की तरफ उठा दे और ये कोल्ड एयर कंप्लीटली सरफेस पे फैल जाए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वो ऑक्यूलेटेड फ्रंट हो गया, उसमें संरोध की अवस्था आ गई। जैसे वार्म एयर ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो जब कंप्लीटली कोल्ड एयर धरातल पे फैल जाए और वार्म एयर को ऊपर अगर उठा देता है तो उस अवस्था को हम ऑक्लूडेड फ्रंट कहते हैं, या उसको संरोध की अवस्था भी कहते हैं। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, याद रखिएगा। कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट ये आपके कॉन्सेप्चुअल क्लास में बताया गया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग
traces gases in correct sequence of their concentration in atmosphere in descending order। देखिए हमने कहा था कि एटमॉस्फेयर में जो गैसों का जो मिक्सचर का परसेंटेज है उसको थोड़ा सा माइन्यूटली याद कीजिएगा, कम से कम 7-8 गैसेस को तो जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे परसेंटेज ये पूछा जाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन इसमें है ही नहीं, ये कहाँ से शुरू किया है, तो नियॉन से शुरू किया है जो एटमॉस्फेयर की 5th बिगेस्ट गैस है। अब यहां से आपको शुरू करना है, समझ रहे हैं ना, यानी इसमें आर्गन भी नहीं है, आर्गन के बाद जो नियॉन है वहां से ये शुरू किया है, तो इसका मतलब चौथा से आपको भी शुरू करना है। तो या तो ये दूसरा नंबर होगा या चौथा नंबर होगा। अब परसेंटेज ऑफ गैसेस को देखते हैं, देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नियॉन है, फिर हीलियम है, फिर मीथेन है, फिर क्रिप्टॉन है। समझ रहे हैं, नियॉन हीलियम मीथेन क्रिप्टॉन, ठीक है, सब, और हाइड्रोजन सबसे बाद में है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब नियॉन के बाद क्या आ जाएगा, हीलियम मीथेन क्रिप्टॉन। नियॉन के बाद क्या आएगा, हीलियम आएगा, तीसरा आएगा, उसके बाद पहला आएगा मीथेन आएगा, फिर क्रिप्टॉन आएगा। इसका मतलब चौथा तीसरा पहला, चौथा तीसरा पहला, फिर दूसरा, फिर पांचवा। इसका मतलब है 3 आंसर इज द करेक्ट आंसर। 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है, 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है उसको जरा देखते हैं, यहां तक ठीक है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैम्युलेटिव एटमॉस्फेरिक डिसेस्टर। सबसे पहले समझिए ये कह क्या रहा है, डिसेस्टर का मतलब समझते हैं ना, आपदा। जैसे बाढ़ क्या है, आपदा है। जैसे मान लीजिए लैंडस्लाइड क्या है, आपदा है। लेकिन इसमें से अगर मैं कहूं बाढ़ और लैंडस्लाइड्स में कैम्युलेटिव कौन सा है, कैम्युलेटिव का मतलब होता है जिसकी बारंबारता बार बार आनी बढ़ रही हो। जैसे अगर मैं कहूं ग्लोबल वार्मिंग का प्रकोप है तो रेनफॉल बढ़ जाएगा, जहां ड्राउट है वहां ड्राउट बढ़ रहा है, जहां फ्लड है वहां फ्लड की इंटेंसिटी बढ़ रही है, जहां आप देखेंगे कि साइक्लोन टॉर्नेडो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो जिसकी बारंबारता बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कैम्युलेटिव कहलाता है। और इसमें कौन सा होगा, तो हम सबसे पहले तो देखें, टॉर्नेडो की इंटेंसिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो टॉर्नेडो की इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो कैम्युलेटिव होगा। दूसरा, फ्लड इससे सीधा सा संपर्क है। अगर बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, साइक्लोनिक इंटेंसिटी बढ़ जाए तो फ्लड की इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, क्लाउड बर्स्ट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो ये भी कैम्युलेटिव होगा। उसके बाद सुनामी नहीं कह सकते, अभी 10 साल में आता है, इसकी बारंबारता बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर रही। हाँ 2011 में आया, अभी 14 साल तक कुछ नहीं आया उसका इफेक्ट, तो इसको हम कैम्युलेटिव नहीं मान सकते। लैंडस्लाइड्स को भी हम इतना नहीं मान सकते हैं कि लैंडस्लाइड जो भूकंप के कारण डेवलप्स हो रहा है ये बार बार हो रहा है, कैम्युलेटिव में इसको हम कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं। हाँ लेकिन ये जो हीट वेव्स है ये परेशान करता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पहला दूसरा और चौथा, दूसरा भी होगा, चौथा भी होगा और पहला भी होगा, याद रखिएगा। इसका मतलब है पहला दूसरा और चौथा, तीसरा जो ऑप्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी ये तीसरा जो ऑप्शन होगा सबसे ज्यादा। तो इस वर्ड को जरूर आप पकड़ने की कोशिश कीजिए कि कैम्युलेटिव एटमॉस्फेरिक डिसेस्टर है क्या, आपदा जिसको कहते हैं। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चंस भी आपका सॉल्व हो गया। अब आइए नेक्स्ट देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखिए ये क्वेश्चंस मानसून का है और ये एक वर्ड है, याद रखिएगा, इनमें से कौन सा वर्ड है जो उस स्टेट से बिलोंग नहीं करता है। देखिए एक टर्म है प्री मॉनसूनल रेनफॉल। प्री मॉनसूनल रेनफॉल क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे ही इंडिया का जो पार्ट्स है ना 21 मार्च के बाद गर्म होने लगता है, तो मार्च के बाद आप देखिएगा 21 मार्च के बाद, और इंडिया में जब तक मानसून नहीं आ जाता, कब आता है मानसून, जून में आता है, वो भी 1 जून को आता है। तो अगर मैं कहूं कि 1 जून से पहले और 21 मार्च के बाद, क्योंकि 21 मार्च में सन क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो जाता है। अब नॉर्थ हेमिस्फीयर में शिफ्ट हुआ, इंडिया गर्म होना शुरू हो गया, हवा तेज चलनी, आंधी आनी शुरू हो गई, और इस दौरान कहीं कहीं बारिश भी होती है, और उसी बारिश को हम प्री मॉनसूनल रेनफॉल कहते हैं। अब चूंकि इस बारिश से कई सारे स्टेट्स में बेनिफिट भी होता है,
समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कर्नाटका में, केरल में, जहाँ इसको मैंगो सावर के नाम से जानते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में, आसाम में आप देखेंगे वहाँ पे इसको नॉर्थ वेस्टर, इवन झारखंड में भी नॉर्थ वेस्टर कहते हैं, आसाम में इसको चाय की वर्षा कहते हैं, इसी तरह कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम कहते हैं, कॉफ़ी के लिए जानी जाती है। तो ये इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो अब अगर मैं कहूँ चेरी ब्लॉसम का संबंध किस चीज़ से है, तो कॉफ़ी से है, जो कर्नाटक में कहलाती है, तो ये तो सुमेलित है, याद रखिएगा। ये कॉफ़ी की वर्षा कहलाती है, तो इसको तो हम काट ही नहीं सकते। ये पूछ रहा है नॉट करेक्टली में, तो ये तो होगा नहीं। नॉर्थ वेस्टर वेस्ट बंगाल में, आसाम में, उड़ीसा में कहते हैं, इसको भी हम काट नहीं सकते, यानी ये भी नहीं होगा। लू वाला हमारे नॉर्थ इंडिया में आता है, और इसमें अगर नॉर्थ वेस्ट भी होता तो चल सकता था, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया कह सकते थे। दूसरा, मैंगो शावर का जो टर्म है ये खास करके महाराष्ट्र के लिए नहीं होता है, ये कर्नाटका के लिए कहा जाता है और केरल के लिए कहा जाता है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र और कर्नाटका के लिए नहीं हो, सॉरी, महाराष्ट्र के लिए नहीं होता है, कर्नाटका और बेसिकली केरल के लिए मांगा जाता है, जो प्री मानसूनल रेनफॉल है। तो याद रखिएगा, प्री मानसूनल रेनफॉल। हालांकि बहुत सारी किताबों ने महाराष्ट्र में भी प्री मानसूनल रेनफॉल को मैंगो सावर कह दिया, लेकिन टेक्निकली वो सही नहीं है, तो ये नहीं होगा। लेकिन हाँ, चौथा एसिमिलेटेड नहीं है, तो मैक्सिमम जो बुक है या नेट जेआरएफ में जो आंसर है वो चौथा को ही माना गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, इसको देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड इज ए कैटाबेटिक विंड? कैटाबेटिक, एनाबेटिक। सबसे पहले इस चीज को समझिए कि कैटाबेटिक विंड होते क्या है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये पर्वत है, सपोज कीजिए ये पर्वत है और यहाँ पे ये घाटी हो गई, मान लीजिए ये पर्वत है और ये घाटी हो गई। सपोज कीजिए कोई भी यहाँ पर्वत है और पर्वत पे मान लीजिए यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ना एक तरह की हवा है जो बहुत ठंडी है, कोल्ड एयर है। सपोज कीजिए ये कोल्ड एयर है और ये कोल्ड एयर ना अगर घाटी में गिरने लगे बहुत, अगर मैं कहूँ कि ये कोल्ड एयर कैसे भी क्या होगा, ये घाटी में अगर गिरने लगे तो ये एक तरह का क्या है विंड, ये नीचे पूरा कोल्ड वेव, शीत लहर ला देगा। इसका मतलब ये जो विंड है जो ऊपर से नीचे गिर रही है घाटी में, ये कैटाबेटिक विंड कहलाती है, याद रखिएगा। कैटाबेटिक विंड के नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कोई विंड अगर घाटी से ऊपर की तरफ जा रही है, घाटी से ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसको हम एनाबेटिक विंड कहते हैं। ठीक है, कैटाबेटिक विंड और एनाबेटिक विंड में खास करके मैं आपको बता दूं, इस विंड को हम वैली विंड भी कहते हैं। वैली विंड कहते हैं, जो नॉर्मली आप देखेंगे कब चलता है, तो दिन में चलता है, नॉर्मली आप देखेंगे तो। और जो ये कैटाबेटिक विंड है, ये नॉर्मली देखेंगे इसको हम डाउनवर्ड विंड भी कह सकते हैं, डाउनवर्ड विंड भी कह सकते हैं। ये नॉर्मली आप देखेंगे रात में चलता है, नॉर्मली आप। अब इसका कॉन्सेप्ट विंड सिस्टम में मैंने बताया हुआ है, उसमें देख लीजिएगा। अब इसमें याद रखिएगा दो चीजें हैं। कैटाबेटिक विंड का एक और फीचर्स है, अगर मैं कहूं चीनुक और फोन, ये भी दोनों क्या है, ये भी दोनों ऊपर से नीचे आती है, लेकिन ये कैटाबेटिक विंड नहीं है। अगर मैं कहूँ चीनुक क्या है, ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये तो ऊपर से नीचे आ रही है, लेकिन नहीं, ये कैटाबेटिक विंड नहीं हो सकती क्योंकि ये रेन शैडो जोन में है। रेन शैडो जोन, रेन शैडो जोन किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा, जब पर्वत में अगर इधर समुद्र हो और इधर से बारिश, सॉरी, इधर से मॉइस्ट एयर आ रही है, तो यहाँ बादल बना देता है और एक तरफ बारिश हो जाती है। लेकिन पर्वत का जो दूसरा पार्ट है, वहाँ पे एक विंड का सर्कुलेशन होता है और ये ड्राई होती है, काफ़ी ड्राई, जिसके कारण नीचे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसको हम इस कैटेगरी में नहीं रखेंगे। चीनुक और फोन ये क्या है, ये दोनों ही याद रखिएगा रेन शैडो वाला है, रेन शैडो वाला है। अब देखिए, अब जब आप इस चीज पे नेट पर देखेंगे या रिसर्च करेंगे, तो जहां भी आप देखेंगे ये सांता आना को कैटाबेटिक, ओरिजिनल कैटाबेटिक माना है। लेकिन तब है कि यूजीसी ने किसको माना है, तो मिस्ट्रल को माना है। तो आंसर आप यूजीसी के अकॉर्डिंग ही मानिएगा, मिस्ट्रल। समझिए, मिस्ट्रल ये कहाँ बहती है, रोन घाटी में, रोन वैली। ठीक है, मिस्ट्रल को माना गया है, जो एक ठंडी हवा है। समझ रहे हैं ना, तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, समझ रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखिए ये विंड्स हैं। देखो विंड जो है ना, जितने भी सारे विंड होते हैं, याद रखिएगा टाइप्स ऑफ विंड, वो अपने नेचर के कारण पहचाने जाते हैं। अब नेचर का मतलब क्या हो सकता है? वो हो सकता है कि गर्म हो सकता है कि गर्म और वेट हो सकता है कि एक ऐसी विंड हो जो शुष्क पवन हो सकता है कि वो वेट हो और कोल्ड भी हो सकता है ड्राई हो कोल्ड हो। तो उस आधार पे हमने कुछ टाइप्स बनाए, जैसे ये टाइप्स है, विंड्स के टाइप्स है। अगर मैं कहूँ विंड्स के टाइप्स हैं तो जरा मुझे बताइए ये कौन से होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि ये विंड्स के टाइप्स हैं तो मुझे बताइए कौन से होंगे। सबसे पहले इस चीज को समझिए, जो बोर्ड्स विंड होता है ये कौन सा विंड होता है? तो ये याद रखिएगा, ये जो बोर्ड्स होता है ना, वो स्ट्रांग और कूल विथ क्लियर स्काई। जब आसमान बिल्कुल साफ होता है तब ये चलता है, याद रखिएगा बोर्ड्स। लेकिन ये कूल होता है, बोर्ड्स को कूल के साथ जोड़ दीजिए। बोर्ड है तो इसका मतलब कूल है, बोर्ड का मतलब कूल से जोड़ दीजिए, कैसे भी एक समीकरण बना दीजिए। कूल है और आसमान बहुत साफ रहेगा तभी बहेगा। लेकिन ये कूल है, स्ट्रांग है, मतलब तेज बहेगा, याद रखिएगा तेज बहेगा, ठीक है। उसके बाद जो ऑरस है, ये जो ऑरस विंड होता है, याद रखिएगा ये एक हॉट विंड है लेकिन धीरे धीरे बहती है। याद रखिएगा ऑरस जो है ना ये हॉट है, ऑरस ये हॉट विंड है, वार्म है और बहुत धीरे धीरे बहती है, याद रखिएगा। गर्म हवा आपको लग रही है, कभी कभी आप राजस्थान में बैठेंगे या कहीं तो आपको लगेगा गर्म हवा तो चल रही है लेकिन बहुत बहुत मंद मंद चल रही है, पसीने भी आपके छूटेंगे, तो बहुत मंद मंद चलेगी। उसके बाद जो नोटस विंड है, याद रखिएगा जो नोटस विंड है, इससे क्या आता है ना, एक स्टॉर्म पैदा कर देता है। तो अगर पूछा जाए कि जो तूफान लाने वाला विंड है वो तूफानी पवन क्या कहलाती है, तो नोटस, नोटस। तो ऐसे याद कर लीजिए, नोट कर लो तूफान आएगा, नोट कर लो तूफान आएगा। इसका मतलब नोट करने से क्या होगा, तूफान आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया एडवांसिंग स्टॉर्म विंड। समझ गए? अरे यार, हाँ ठीक है। अब देखिए, अब बाकी जो बचा ये क्या है, जेफाइरस, ये जो होता है, हाँ ये जेफाइरस जो होता है ना, ये एक तरह का क्या है, याद रखिएगा ये वेस्टर्ली है। और ये वेस्टर्ली कब चलती है, तो याद रखिएगा ये वेस्टर्ली चलती है कब, ये वार्म सीजन में, वार्म सीजन में चलती है। वेस्टर्ली एक तरह की है पछुआ पवन जो वार्म सीजन में है। तो इससे कर दीजिए तो सुमेल, तो 3-1-2-4 हो गया, 3-1-2-4 यानी 2 ऑप्शन इसका सही जवाब है, 2 ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट, अब इसमें जो जो है ना, इसमें आपसे पूछा गया है जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताइए, ठीक है। सही कौन है इसमें, द विंड इज डिफ्लेक्टेड टू इट्स राइट इन द सदर्न हेमिस्फेयर। अब आप मुझे बताइए, कॉरलिस फोर्स तो आपने सुना ही होगा नाम। कॉरलिस फोर्स पृथ्वी के रोटेशंस के अनुसार लगता है, ये तो आप जानते हैं। कोरलिस के अनुसार, कॉरलिस फोर्स के अनुसार फेरल नामक व्यक्ति ने एक नियम दिया था और उनका कहना था कि ऑल ऑफ दिस विंड इन नॉर्थ हेमिस्फेयर विल टर्न इन राइट डायरेक्शन एंड इन साउथ हेमिस्फेयर विल टर्न इन लेफ्ट डायरेक्शन। अब ये साउथ हेमिस्फेयर में राइट दे रहा है, तो राइट इसका मतलब फेरल्स के लॉ के हिसाब से सही नहीं है। दूसरा है जियोस्ट्रॉपिक विंड्स ब्लोज पैरेलल टू द आइसोबार। पैरेलल टू द आइसोबार, पैरेलल टू द आइसोबार का क्या मतलब होता है, आइसोबार का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहां लो प्रेशर है और लो प्रेशर है मान लीजिए, और सपोज कीजिए कि यहां लो प्रेशर हो गया और 999 MB
मिलीबार का प्रेशर है, यहाँ भी 999 MB मिलीबार का प्रेशर है और यहाँ भी 999 MB मिलीबार का प्रेशर है। इन समान जगहों को जहाँ समान आइसोबार है, सॉरी समान दबाव है, प्रेशर है, अगर उस लाइन को आप जोड़ देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोबार। अब इस आइसोबार को फॉलो करने वाला विंड्स जियोएस्ट्रोपिक विंड्स कहलाता है। यह स्टेटमेंट सही है। तो एक ही चीज याद रखिएगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि वह पवन जो आइसोबार को फॉलो करती है, आइसोबार को फॉलो करती है, वो जियोएस्ट्रोपिक विंड्स कहलाती है। याद रखिएगा इस चीज को। तो दूसरा जो स्टेटमेंट्स है ना वो सही हो जाता है। विंड स्पीड इंक्रीजेज विथ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जैसे बढ़ेगा तो विंड की स्पीड बढ़ेगी कहाँ, ये घटेगी, तो ये गलत है। विंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ग्रेडियंट। अगर प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ेगा तो विंड स्पीड कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। तो अगर प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ेगा तो विंड स्पीड भी बढ़ेगा। विंड स्पीड इंक्रीजेज, याद रखिएगा, प्रेशर ग्रेडियंट के बढ़ने से विंड स्पीड बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 99 MB का है, बगल में तुरंत चेंज हो जाए और वहां पे एकाएक हो जाए 1030 MB, तो इसका मतलब जस्ट बगल में आइसोबार एक नया बन गया, इसका मतलब प्रेशर तुरंत तुरंत बदल रहा है, तो ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है, तो विंड की स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये भी स्टेटमेंट्स क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। चले, हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेट जेआरएफ वाले थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। शाम का बैच तो आप जानते ही हैं, वो मिक्स पूरा हो रहा है, जिसमें टीचर्स टीजीटी भी हैं, पीजीटी भी हैं, नेट जेआरएफ सब वाले हैं, हिंदी मीडियम में। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस, इसको पढ़िए, ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस, इसको पढ़िए। अब देखिए, ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस का क्या मतलब होता है। अगर मैं आपसे कहूं ग्लोबल रेडिएशन का क्या मतलब है, सन का जो रेडिएशन है ये आया, ये शॉर्ट वेव्स में आता है, आप तो याद जानते हैं, और वापस गया, ये किस में गया, लॉन्ग वेव्स में गया, ये तो आप जानते हैं। तो ये हम इंसोलेशन चैप्टर में आपको बताएंगे। लेकिन अगर मैं कहूं इस लॉन्ग वेव्स को अगर किसी ने ट्रैप कर लिया तो हमारे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जितनी एनर्जी आती है फिर उतनी ही एनर्जी वापस चली जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हीट बजट कहते हैं। 100% एनर्जी अगर सन दे रहा है तो 100% वापस जा रहा है, और हमारे अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस है। अब कह रहा है इसमें कौन सहयोग नहीं कर रहा है, इन आर नॉट इन्वॉल्व इन ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस। सबसे पहले समझिए, सबसे पहले समझिए, दो वर्ड आपको लगेगा सुना सुना है, एनोमीमीटर, इसका विंड से संबंध है। तो ये जो एनोमीमीटर है ये क्या करता है, विंड की स्पीड को मेजर करता है, इसके प्रेशर को मेजर करता है। तो हवा में अगर मैं आपसे कहूं कि विंड की स्पीड को मेजर करेगा तो इसका संपर्क तो कोई मतलब है नहीं। दूसरा है पाइरेनोमीटर, क्या करता है, पाइरेनोमीटर। अब ये एक मेजरमेंट यंत्र है, याद रखिएगा, एक क्या है, ये यंत्र है। अब ये यंत्र क्या करता है, मान लीजिए आप सतह पे लगा दीजिए, सतह में याद रखिएगा विकिरण जितना आ रहा है इसका मेजरमेंट करता है। तो सरफेस रेडिएशन मेजरमेंट करता है, ये याद रखिएगा, क्या करता है, ये मेजरमेंट करता है। किसका मेजरमेंट है, जैसे मतलब यहां मान लीजिए कि यंत्र लगा दिए, अब ये यंत्र सन से जो रेडिएशन आ रहा है उसको मेजर करेगा सरफेस पे कि कितना है, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। तो ये एक यंत्र है, छोड़ दीजिए, इसका कोई काम ही नहीं है। अब है एल्बिडो, क्या है एल्बिडो के कारण तो हीट बैलेंस रहता ही है। जैसे एल्बिडो का मतलब है कि एल्बिडो किसी सरफेस का वो वैल्यू है जो एनर्जी को रिसीव करता है और फिर रिफ्लेक्ट कर देता है, वो वैल्यू है। जैसे आइस का एल्बिडो मैक्सिमम है, एनर्जी को लेता है, सबसे ज्यादा छोड़ देता है। आईने का एल्बिडो मैक्सिमम है, लेकिन ब्लैक बॉडी का क्या है, मिनिमम है। तो एल्बिडो एक सरफेस वैल्यू है, तो एल्बिडो तो होगा ही होगा। सेंसेबल हीट्स भी होगा, जैसे मान लीजिए, सेंसेबल हीट्स किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ठंडे के दिनों में आग ताप रहे हैं, तो आग में घुस तो नहीं गए, आप आग के किनारे हैं, तो आपको सेंसेबल हीट ही मिल रहा है।
अब मान लीजिए कि गर्मी में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, लेकिन आप टेम्परेचर सोलर हीट बहुत ज़्यादा है तो आपको क्या लग रहा है, गर्मी लग रहा है, ये सेंसेबल हीट है। ये एक तरह का क्या है, ग्लोबल टेम्परेचर को भी मेंटेन कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये फॉर्म चेंज हो जाता है, जैसे आग में आप बोन फायर कर देते हैं, आग जल गया लकड़ी से, लेकिन वो जो एनर्जी गई निकली वो भी तो इसी एटमॉस्फेयर में किसी रूप में है, वो भी तो हीट को बैलेंस करे। तो सेंसेबल हीट्स का मतलब इनडायरेक्ट जो हीट्स आपको मिल रहा है कहीं से भी, आग के पास बढ़ गए या फिर गैस के चूल्हा के पास बैठे हुए हैं तब भी हीट मिल रहा है, या कोई भी चीज जलाए उससे मिल रहा है। तो एल्बिडो और सेंसेबल हीट, तीसरा और चौथा ये दोनों हो जाएगा, समझ गए? तो ये तीसरा नंबर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सॉरी, नॉर्थवार्ड स्लोप रिमेन्स फॉरेस्टेड इन माउंटेनस एरिया ड्यू टू, अगर मैं कहूं, ये कह रहा है कि नॉर्थवार्ड, अगर सपोज कीजिए ये वाला पृथ्वी आप देख रहे हैं ना, इस पृथ्वी में देखिए ये इक्वेटर है, ठीक है ना, ये इक्वेटर है। अगर इस इक्वेटर्स में मैं कहूं कि ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, ठीक है, और इस इक्वेटर में साउथ हेमिस्फीयर में ये माउंटेन है, तो अब मुझे बताइए क्या है, सन का रेडिएशन अगर मैं कहूं कि मैक्सिमम कहां जाता है, मैं अगर आपसे कहूं तो इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो ये तिरछा होने लगेगा, इक्वेटर से नीचे जाएंगे तब भी तिरछा होने लगेगा, ठीक है, तिरछी किरण पड़ने शुरू हो जाएगी। अब मुझे बताइए, इधर जो पर्वत होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में और इधर जो पर्वत होगा साउथ हेमिस्फीयर में, दोनों पर्वत में वेजिटेशन किस साइड ज्यादा होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में साउथ में होगा, साउथवार्ड, और साउथ हेमिस्फीयर में नॉर्थवार्ड होगा, क्योंकि जिधर रेडिएशन ज्यादा मिलेगा गर्मी, उधर बारिश भी ज्यादा होगी, उधर वेजिटेशन भी ज्यादा होगा। तो ये किसके संदर्भ में कर रहा है, ये किसके संदर्भ में कर रहा है, तो ये साउथ हेमिस्फीयर के संदर्भ में कर रहा है। लेकिन होगा किसके कारण, रेडिएशन इंटेंसिटी, जिधर ज्यादा होगी रेडिएशन इंटेंसिटी, सन की रेडिएशन इंटेंसिटी उधर ज्यादा होगा। तो साउथ हेमिस्फीयर में याद रखिएगा जो नॉर्थवार्ड स्लोप होता है वहां पे वेजिटेशन ज्यादा मिलेगा क्योंकि सनलाइट ज्यादा मिल रही है। और जैसे पश्चिमी घाट में आप देखिए, एक तरह से जहां हीट ज्यादा है, बारिश ज्यादा है, वहां ज्यादा होगा। हिमालय के संदर्भ में देखिए, जिधर रेडिएशन ज्यादा है, यानी लद्दाख साइड पीछे वाला हो गया, रेन शैडो एरिया, वहां नहीं होगा। लेकिन इस साइड साउथ में देखिए ज्यादा होगा। तो हिमालय के संदर्भ, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर के संदर्भ में हो गया, रेडिएशन ही है वो, सोलर रेडिएशन जहां ज्यादा है। तो ये साउथ हेमिस्फीयर के संदर्भ में कह रहा है, लिख तो नहीं रहा है, लेकिन होगा क्या, चाहे किधर भी रेडिएशन ज्यादा होगा उधर ही वेजिटेशन ज्यादा होगा, यानी फॉरेस्ट एरिया आपका ज्यादा होगा, याद रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following is closely associated with westerlies? अब देखिए वेस्टर्लीज से इनमें से किसका संबंध है ये कह रहा है। अब वेस्टर्लीज कहाँ होता है ये समझिए, ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये आर्कटिक सर्कल, ये अंटार्कटिक सर्कल, और इस बीच में ये वेस्टर्लीज है, यहां ये वेस्टर्लीज है, समझ रहे हैं ना, ये वेस्टर्लीज का पार्ट है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ठीक है ये वेस्टर्लीज का पार्ट है, ठीक है वेस्टर्लीज है, इसकी दिशा भी उलट जाती है सन के अकॉर्डिंग, ट्रेड विंड ज्यादा स्पष्ट होता है वेस्टर्लीज में का। अगर मैं आपसे कहूं इसका सीधा सा संपर्क क्या है, फ्यूरियस 50s किसको कहते हैं, साउथ हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज को कहते हैं, साउथ हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज को कहते हैं। याद रखिए क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पे ऑब्स्टकल कम है, महाद्वीप कम है, तो विंड की स्पीड बहुत ज्यादा है, और जहां महाद्वीप कम है वो वेस्टर्लीज का टेम्परेट एरिया ही है। तो ये फ्यूरियस 50s का मतलब क्या हुआ, प्रचंड 50, तो ये तो संबंधित है। उसके बाद बॉयल्स गैस लॉ का यहां कोई मतलब नहीं है, बॉयल्स गैस लॉ का इसमें वेस्टर्लीज से किसी का संबंध नहीं है। वाकर सर्कुलेशन का संबंध एल नीनो से है,
याद रखिएगा किससे है, एल नीना से। एल नीना से वाकर सर्कुलेशन है, इसका भी संबंध नहीं। वाकर सर्कुलेशन कहाँ चलता है, इक्वेटोरियल एरिया में, ट्रॉपिकल रीजन्स में, इक्वेटर के पास वाकर सेल्स की मौजूदगी होती है, वेस्टर्लीज एरिया में नहीं। हाँ, रॉसबी जो वेव्स है इसका जो संबंध है ये जेट स्ट्रीम से है, और जेट स्ट्रीम का जो खास करके वो क्षेत्र है पोलर एरिया, पोलर रीजन, उससे इसका संबंध है। तो अधिकतर आप देखेंगे जो रॉसबी वेव्स चलती है वो कोल्ड एरिया से वैसे एरिया की तरफ चलती है जो अपर वर्टिकल रीजन में एक सर्कुलेशंस के रूप में चलती है, और इसका संबंध हमारे ट्राई सेलुलर मॉडल्स जो है हमारा हेडलेस सेल, फेरल सेल और पोलर सेल, आप देखिएगा कहीं ना कहीं उससे है। तो ये रॉसबी वेव सबसे ज्यादा स्पष्ट कहां पे है, टेम्परेट रीजन में ही स्पष्ट है और पोलर रीजन में। तो इसमें चौथा जो स्टेटमेंट होगा वो सही होगा। तो पहला और चौथा इसका सही है, पहला और चौथा। तो चौथा जो ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए ना? हाँ, तो अब देखिए मैं कॉन्सेप्चुअल चीजों को थोड़ा आप लोगों को बता इसलिए रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाएं। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो आप मेरे बातों को पकड़ लेंगे। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इन ओशियन वाटर इज अफेक्टेड बाय, ठीक है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। जैसे पानी है, गर्म कर दीजिए, इवेपोरेट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि इवेपोरेशन जो है ये ओशियन वाटर का अफेक्टेड होता है, किस चीज के कारण, इनमें से किसके कारण होता है, किसके कारण नहीं होता है। सबसे पहले तो समझिए, जो पहला आपको दे दिया है सैलिनिटी, ठीक है, तो सैलिनिटी अगर याद रखिएगा बढ़ेगा ना तो इवेपोरेशन का रेट वो कम कर देता है। सैलिनिटी अगर बढ़ेगा बहुत ज्यादा तो जो एनर्जी है, इवेपोरेशंस का जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे समझिए कि फ्रेश वाटर में इवेपोरेशन रेट बहुत ज्यादा होगा। फ्रेश वाटर अगर बहुत ज्यादा इवेपोरेट हो जाए तो धीरे धीरे सैलाइन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो इवेपोरेशन वहां पे कम कर देगा। दूसरा, सीजन्स, जैसे विंटर सीजन में कम होगा, समर में ज्यादा होगा। विंड्स अगर दिशा में है, अगर विंड्स है बहुत ज्यादा, अगर बह रही है, अगर किसी भी एरिया के ऊपर से विंड का सर्कुलेशन ज्यादा है वहां इवेपोरेशन रेट को बढ़ा देगा। लैटिट्यूड्स, हायर लैटिट्यूड्स में जाएंगे तो कम होगा, लोअर लैटिट्यूड्स में ज्यादा होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे जो चौथा जो स्टेटमेंट है ये चारों इफेक्टिव है इस चीज के लिए, चारों इफेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए। ठीक है, मैं तक ठीक है। Which of the following atmospheric gases has not been represented by correct symbol? सिंबल का मतलब ये तो हालांकि ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए, ये तो प्रेडिक्टेबल हो गया, लेकिन फिर भी आपको जब एटमॉस्फेरिक गैसों का परसेंटेज आप देख ही रहे हैं तो सिंबल भी देख लीजिए। ये ज्योग्राफी में पूछा गया है नेट में 2021 में। तो सबसे पहले तो देखिए, जो आपका नियॉन है ये तो एनी के द्वारा किया जाता है, इसका सिंबल एनी होता है, तो ये तो सही है। हीलियम को भी एचई के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन नाइट्रस जो ऑक्साइड होता है इसको एनओ नहीं कहते, N2O कहते हैं, याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, N2O। और क्रेप्टॉन को KR के द्वारा किया जाता है, लेकिन कैपिटल K और स्मॉल r के द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया, तीसरा और चौथा होगा, तो 3 ये सही जवाब है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, इसको देखिए, समझ रहे हैं? तो यूजीसी के क्वेश्चंस थोड़े से अलग हैं, ज्यादा नहीं है, बना तो ले जाएंगे। इसलिए आप देखते हैं कि 60-62%, कभी कभी 60%, और कभी इजी क्वेश्चंस होता है तो 64-5 पे चला जाता है नेट का, और थोड़ा सा 5% और ज्यादा मान लीजिए जेआरएफ के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन? देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन में डेवलप्ड होगा नॉर्मली, तो ये समझिए। हालांकि उसके बहुत सारे डेटा भी हैं कि किस रीजन और कौन से लैटिट्यूड्स के बीच ये आता है, ये सब तो है ही, लेकिन आपको क्या मान के चलना होगा कि ट्रॉपिकल रीजन में डेवलप्ड होता है। लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में अगर डेवलप्ड होगा
तो आप जानते हैं कि ये लो प्रेशर एरिया में डेवलप्ड होता है, और लो प्रेशर एरिया में अगर डेवलप्ड हुआ, इसका मतलब इसको हम आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। आई ऑफ साइक्लोन का मतलब क्या हुआ, उसका जो लो प्रेशर एरिया है उसी को हम आई कहते हैं। तो चारों दिशाओं से क्या होता है, हवाएं बीच वाले क्षेत्र में क्या क्या होती हैं, आनी शुरू हो जाती हैं, और यहां से क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ ये क्या होगा, ऊपर की तरफ ये हवा स्पाइरल रूप में जानी शुरू हो जाएगी, और इस स्पाइरलिंग का एक वॉल होगा, समझ गया ना, ये जो स्पाइरलिंग हो रहा है ना, इसका एक दीवार होगा, ये जो ऊपर नीचे से ऊपर तक ये वॉल होगा, इसी को हम कहते हैं आई वॉल। याद रखिएगा, आई वॉल किसको कहते हैं, तो आई वॉल का मतलब आई ऑफ साइक्लोन का जो ये वाला एरिया है, वॉल है उसके, और इसी में बहुत सारे कुमुलस क्लाउड्स डेवलप्ड होते हैं, जिसमें कुमुलो निम्बस क्लाउड्स बहुत महत्वपूर्ण है, ये डेवलप्ड होने शुरू हो जाते हैं वर्टिकली, आप देखिएगा। तो आई वॉल्स में कुमुलोनिम्बस क्लाउड्स का डेवलपमेंट्स होता है। अब ये जो बैंड्स आप देखते हैं, ये क्या है, एक तरह का स्पाइरल बैंड्स है, और इसको हम एनुलर शेप में भी दिखा सकते हैं इनको। तो ये तीनों का संबंध तो आप जानते ही हैं, तो 1 2 3 तो होगा ही होगा। किसका नहीं है ये पूछ रहा है, तो एकमैन स्पाइरल्स। एकमैन स्पाइरल्स क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो एकमैन स्पाइरल्स है ये क्या होता है, हाँ, तो एकमैन स्पाइरल्स का मतलब है कि जब कोई विंड्स है जो अब चल तो रही है, याद रखिएगा, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है, जब तक ये स्पाइरलिंग नहीं आएगा, तो दो विंड्स जब मिलती है उस समय की ये अवस्था बता रहा है, तो ये नहीं होता है। हालांकि ये अवस्था से ही शुरुआत इसकी होती है, लेकिन टर्म एसोसिएटेड नहीं है। तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर इसका क्या होगा, चौथा होगा। ये सब गलत हो जाएंगे, आंसर कौन होगा, चौथा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ द अर्थ एब्जॉर्ब ऑल द इंसिडेंट एनर्जी। ये पूछ रहा है कि अगर पृथ्वी अगर सारी एनर्जी को अगर अपने अंदर समा ले, अवशोषित कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और क्या, कांस्टेंट हीटिंग अप। जैसे मैंने आपको कहा कि एल्बिडो वैल्यू होता है ना, एल्बिडो वैल्यू, अगर पूरे अर्थ को ब्लैक बॉडी के रूप में आप कन्वर्ट कर दीजिए, एनर्जी उसकी बढ़ गई, तो फोर्स बढ़ जाएगा उसका। तो इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट हीटिंग है, वो लगातार गर्म होती चली जाएगी, समझ गए। और अगर मैं कहूं कि ठीक है, एब्जॉर्ब करने का मतलब एक दूसरे सेंस में ग्रीन हाउस इफेक्ट के संदर्भ में भी आप समझ सकते हैं। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है तो आप जानते ही हैं, ग्रीन हाउस गैसेज का कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत बढ़ा दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, या फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, या अन्य जो भी गैस हैं, 6 मेजर गैस हैं, उनकी मात्रा अगर बढ़ जाएगी तभी हीटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एब्जॉर्ब कर रहा है सारा एटमॉस्फेयर, तो ये कांस्टेंट हीटिंग अप हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेमिनार फ्लो ऑफ एयर रेफर्स टू, लेमिनार फ्लो, हालांकि ये एग्जाम है, एक ऐसा एग्जाम है जिसमें खोजे जाते हैं नए नए वर्ड्स की ज्योग्राफी में क्या डालने। हालांकि साइंस है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे ज्योग्राफी को साइंटिफिक रूप से एक साइंस का सब्जेक्ट माना गया, जिसके एमएससी की भी डिग्री दी जाती है, क्योंकि आप देखते हैं क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशंस में इतने सारे मैथमेटिक स्टैट्स का प्रयोग किया गया है, बहुत सारा। आप देखेंगे जब आप नियरेस्ट नेबरिंग कैलकुलेशन मेथड्स जब आप पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल टेक्निक्स में, तो बहुत सारे आप देखेंगे कि ये तो है ही नहीं ज्योग्राफी। तो अब लेमिनार फ्लो, ये सब वर्ड ऐसे ऐसे हैं जो आपको लगेगा कि साइंटिफिक वर्ड है, लेमिनार फ्लो। अब अगर मैं कहूं लेमिनार फ्लोस का क्या मतलब होता है, देखिए लेमिनार फ्लोस का मतलब एयर सर्कुलेशन से, एयर सर्कुलेशन, याद रखिएगा। अब एयर सर्कुलेशन का भी कई लॉ बना दिया गया, जैसे लैमिनार फ्लो ऑफ लॉ, जैसे कहा जाता है जब एयर का डायरेक्शन, ठीक है, एयर का जो डायरेक्शन है और एयर के पार्टिकल्स का फ्लो, ठीक है, जब वन डायरेक्शन में हो,
वन डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में जब हवा के साथ उड़ने वाले धूलकण जो है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और हवा की जो रफ्तार है वो भी उसकी दिशा भी फिक्स है, और इस फ्लो को हम कौन सा फ्लो कहे हैं? लैमिनर फ्लो। तो लैमिनर फ्लो ऑफ द एयर रेफर्स क्या है? मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल इन वन डायरेक्शन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑल डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ सरफेस वेन, और डिक्रीज ऑफ द एयर प्रेशर। तो क्या है? दूसरा हो जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन वन डायरेक्शन, तो जो एयर का जो पार्टिकल्स है या एयर का फ्लो है एक ही डायरेक्शंस में जाने का जो थियरी है वो लैमिनर फ्लो ऑफ एयर सर्कुलेशंस कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, कोपेन्स का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन फिर से आ गया। दो दो क्वेश्चंस, हर साल एक क्वेश्चन है, इसको तैयार ही कर लीजिए, इसको तैयार ही कर लीजिए। ठीक है, अब मुझे बताइए ए बी सी डी ई एफ जी, सॉरी ई तक हमने बताया कैपिटल में उन्होंने क्लासिफाइड किया था। अब आसाम का जो क्षेत्र है ये क्या ए एम डब्ल्यू में आएगा? एम का मतलब क्या होता है? मानसूनल, और डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई। तो कौन सा एरिया आएगा? आसाम में मानसूनल क्लाइमेट्स तो है, विंटर ड्राई नहीं है। पंजाब में विंटर ड्राई नहीं है। तो AMW इनमें से कौन सा इंडिया की सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो गोवा को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखिएगा। ये जो गोवा है यही आ सकता है। और आप जानते हैं ए वाला जो क्षेत्र है ये किससे संबंधित है? तो ये है ट्रॉपिकल रीजन से संबंधित है। इसका मतलब ट्रॉपिकल वेट यानी मैक्रोथर्मल है। मैक्रोथर्मल जो आप देखेंगे किस रीजन को बता रहा है? मैक्रोथर्मल का रीजन क्या है? 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक का रीजन है। और 10 डिग्री नॉर्थ तक आपका कौन सा है? गोवा। 10 डिग्री नॉर्थ में कौन सा स्टेट आ रहा है? गोवा आ रहा है, याद रखिएगा। तो ये दूसरा होगा, समझ गए? तो ये जो क्लासेस है, आज की जो क्लासेस है ये आज यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से आपसे मिलेंगे, लेकिन ये क्लास चलेगी आपके साथ सुबह के 10 बजे डेली रहेगी और इंग्लिश मीडियम में रहेगी। और इंग्लिश मीडियम का मतलब है क्लासेस इंग्लिश में होती हैं और आपको सबसे अच्छा लगता है कि मैं इंग्लिश में आपको ना समझाऊं, बाइलिंगुअल में समझाऊं, तो सारे लोग समझ जाते हैं। थोड़े हिंदी मीडियम वाले वैसे लोग भी हैं जो बाइलिंगुअल हैं, और मेरे ख्याल से ये लोग ज़्यादा हैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो ज़्यादा समझाना हिंदी में या बाइलिंगुअल्स में ठीक रहता है। वैसे आप लोग बता दीजिएगा कैसे चलना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।